बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है और कुछ बोर्ड्स में एज अ लॉन्ग भी आता है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। बच्चों, याद रहे कि ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? ओके। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जहाँ पे हमने ये देखा कि भाई आप एक ट्रांजिस्टर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्विच के तौर पे। ठीक है, एज अ स्विच, राइट? अच्छा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के 3 रीजन होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कट ऑफ रीजन, नंबर 2 एक्टिव रीजन एंड नंबर 3 होता है हमारे पास सैचुरेटेड रीजन। अगर आपने ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन करानी है तो आप उसको एक्टिव रीजन में इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने उसको एज अ स्विच यूज़ करना है तो फिर आप उसको इस्तेमाल करेंगे जी कट ऑफ रीजन में और सैचुरेटेड रीजन में। ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक को ना पेपर में आपने लिखना है कैसे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी ज़रा देख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर को आप एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडर इट्स कट ऑफ एंड सैचुरेटेड रीजन। मैंने बता दिया अभी कट ऑफ रीजन में और सैचुरेटेड रीजन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कट ऑफ रीजन कब आएगा? ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन व्हेन इट्स बेस टू एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस। जब बेस टू एमिटर जंक्शन, ये बेस टू एमिटर जंक्शन ये हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगी तो उस सूरत में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में चला जाता है। ठीक है, क्यों, मैं अभी ये चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा। सिमिलरली इट इज इन द सैचुरेटेड रीजन, ये सैचुरेटेड रीजन में चला जाएगा व्हेन एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब एमिटर बेस जंक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड बायस। और भी कुछ बातें इसके अंदर आती हैं, मैं अभी आपको वजाहत करूंगा, अभी बस इन पॉइंट्स को सुन लीजिए और लिखिए पेपर में। ठीक है, ओके। दीज 2 स्टेट्स एक्ट एज अ क्लोज एंड ओपन स्विचेस। ये जो 2 स्टेट है ना, ये एक ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे वो है NPN की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये इसका कलेक्टर है, ये इसका एमिटर है, ये इसकी बेस है, और ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इसमें और इसके अंदर जो है ना एमिटर वो दोनों तरफ कॉमन है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कॉमन एमिटर है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें आती होंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी स्विचिंग टर्मिनल के ऊपर। ठीक है भाई, स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं। जैसे देखो ये एक सर्किट है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ, इसका एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। ठीक है, इस तरह से 2 टर्मिनल होते हैं जहाँ पे हम स्विच को अटैच करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होंगे जी? स्विचिंग टर्मिनल, द कलेक्टर C एंड द एमिटर E टर्मिनल्स आर टर्मिनल्स ऑफ द स्विच। इसको हम कलेक्टर वाला जो टर्मिनल है और एमिटर वाला टर्मिनल, ये हमारे स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं। देखो जैसे ये सर्किट में ये 2 टर्मिनल लगे ना यहाँ पे, तो इन 2 टर्मिनल को हटा के ना हम ये ट्रांजिस्टर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो एक एंड पे कलेक्टर लगाएंगे, एक एंड पे हम उसको एमिटर लगाएंगे। तो ये होते हैं हमारे स्विचिंग टर्मिनल। ठीक है, द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टर्मिनल। यानी जिस सर्किट में हमने करंट को ऑन या ऑफ करना है उस सर्किट को इन 2 टर्मिनल के साथ हम ऐसे अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी कब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज अ ऑफ स्विच काम करेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता दूं बच्चों। ये है हमारा एक ट्रांजिस्टर, ये इसका कलेक्टर रीजन है, ये इसका बेस रीजन है और ये इसका एमिटर रीजन है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसके दरम्यान देख सकते हैं एक यहाँ पे PN जंक्शन बनती है, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन आई हुई है, एक यहाँ पर PN जंक्शन बनती है, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन रीजन जो है वो आई हुई है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये 2 रेजिस्टेंस है जो कि इन चार्जेस को ऊपर नहीं आने देती और ये वाली जो है वो उन चार्जेस को नीचे नहीं आने देती। तो चार्जेस को उन्होंने रोक के रखा होता है, हाई रेजिस्टेंस होती है, तो इस वक्त इस सूरत में ये कोई करंट फ्लो नहीं कराने देती। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, इसकी बायसिंग करते हैं और हमने इसको जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बनानी है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक जो है वो हमारे पास बेस और ये आ गया हमारे पास एमिटर। तो बेस टू एमिटर के साथ हम एक बैटरी लगाते हैं VBB, उसका पॉजिटिव इस P टाइप के साथ और नेगेटिव इस N टाइप के साथ, ताकि ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाए। और जैसी फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो देखो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो खत्म होगी। यहाँ पे देखो एक रहेगी, एक खत्म हो गई है। यहाँ पे कोई डिप्लीशन रीजन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। ये देखो यहाँ पर थी पहले, तो ये खत्म हो जाती है। और जो ये वाली इसको हमने रिवर्स बायस करना होता है तो कलेक्टर का जो टर्मिनल है वो हम बैटरी के जो VCC बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ हम ऐसे अटैच कर देते हैं। तो ये वाली रिवर्स बायस हो जाती है और ये वाली हमारे पास हो जाती है फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अच्छा, अब कट ऑफ रीजन कब होता है? ठीक है, कट ऑफ रीजन हमारे पास ये होता है बच्चों के, देखो ये जो हमारे पास VBB है ना, इसकी हमने यहाँ पे बेस टू एमिटर पे हम वोल्टेज दे रहे हैं इस VBB बैटरी की वजह से। ठीक है, जो VBB बैटरी है ना, इसका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर आ जाता है इस रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, और जो बाकी बचता है ना वो बेस टू एमिटर मिलता है। तो बेस टू एमिटर जो वोल्टेज है ना वो अगर 0.7 से लेस हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो डिप्लीशन रीजन है वो टूटती नहीं है और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बना रहता है और वो चार्जेस को आगे की तरफ जाने नहीं देता। ठीक है, इस सिचुएशन में ये भी डिप्लीशन रीजन बनी रहेगी और ये भी डिप्लीशन रीजन बनी रहेगी, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा इसके अंदर।
ठीक है, यहां से चार्जेस ऊपर नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये रिवर्स बाइस में है या ये सर्किट ओपन कह दो या इसकी वोल्टेज जो है वो 0.7 से कम है, ठीक है, जो कि पोटेंशियल बैरियर होता है इसके अंदर 0.7 वोल्ट का, जब तक 0.7 वोल्ट से वो कम है तो भाई यहां से वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, तो ये चार्जेस जो इमीटर है वो इस बेस के अंदर इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं जी हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो किस में मोड में, वो हमारा कट ऑफ मोड में। ठीक है, तो ये बात लिखेंगे जी, इफ एमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस, रिवर्स बाइस कह लो या इसको ओपन कर दो या इसकी बाइसिंग जो है वो इस तरह से की गई 0.7 वोल्ट से कम है, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं आप इसमें से। ठीक है, रिवर्स बाइस IB इज 0, वहां पे बेस करंट 0 होगा, देयरफॉर IC इज आल्सो 0। इन दिस कंडीशन द ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ ऑफ स्विच। ध्यान से सुनो भाई, ये भी डिप्लीशन रीजन बनी हुई है, ये भी डिप्लीशन रीजन बनी हुई है। अगर इसकी बाइसिंग 0.7 वोल्ट तक हुई तो फिर ये डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाती है, तो चार्जेस ऊपर इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ बेस करंट बन जाता है और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि याद में हमने यहाँ पे VCC का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया होता है। लेकिन बच्चों होता क्या है, जब ये डिप्लीशन रीजन टूटती नहीं है, क्योंकि हमने इसको या तो रिवर्स बायस किया हुआ है बेस टू मीटर जंक्शन को, या हमने इसको ओपन सर्किट किया हुआ है, ठीक है, या हमने इसको 0.7 वोल्ट से कम वोल्ट दिए में, तो भाई चार्जेस ऊपर जाएंगे ही नहीं। जब चार्जेस ऊपर जाएंगे नहीं तो फिर कलेक्टर करंट भी आपको नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि कलेक्टर करंट कहां से आता है, इमीटर के इलेक्ट्रॉन जब इसमें इंजेक्ट होते हैं बेस में, तो इसके थिन होने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये डिप्लीशन रीजन उसको सपोर्ट करती है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है, ये नहीं रोकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकते हैं, तो बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन ये मूव उस वक्त सूरत में करेंगे जब ये डिप्लीशन रीजन टूटेगी। अगर ये डिप्लीशन रीजन टूटेगी नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकते। तो इस सूरत में ना तो बेस करंट होता है और ना ही हमारे पास कलेक्टर करंट होता है। तो हम कहते हैं जी यहाँ पे कि जब ये हमारे पास एमीटर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस होती है तो IB यानी बेस करंट 0 होता है। क्यों? इसने इंजेक्ट करनी है इलेक्ट्रॉन तो बेस करंट आएगा ना, इसने इंजेक्ट किए नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन थी वो टूटी नहीं, वो खत्म ही नहीं हुई। ठीक है, तो IB 0 होता है। IB 0 होगा तो फिर IC भी 0 होगा, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी आते हैं फ्लो करके, वो भी IC भी 0 होगा। ठीक है, IC 0 होगा तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा ये स्विच है वो एज अ ऑफ स्विच यानी ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ स्विच बिहेव करेगा। यहाँ पे अब मैंने कंडीशन में लिखी है कि अगर आपके पास VBE यानी बेस टू एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से लेस है तो IB जो है हमारे पास 0 होता है। अगर IB 0 होगा तो IC की वैल्यू भी 0 होगी। कैसे? IC इक्वल होता है बीटा टाइम IB। तो अगर IB की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करो तो IC क्या मिलेगा? 0 मिली एम्पेयर, इसलिए IC भी 0 होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज ऑफ स्विच बिहेव करता है। तो देखिए ये हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन आ गई, कॉमन एमीटर, ठीक है, ये हमारा वो बल्ब लगा हुआ है जिसको हमने करंट देना है, ठीक है, और ये दो आगे हमारे पास स्विचिंग टर्मिनल। ये हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर जब आपने बेस को ओपन किया हुआ है, यहां से करंट इसको नहीं दे रहे, या इसकी रिवर्स बायसिंग की हुई है, या 0.7 वोल्ट से लेस की हुई है, तमाम सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है ये यहाँ पे इसके जो हमारे पास ये जो कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल है ये एज ऑफ स्विच बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की होगी कि ये बैटरी लगी हुई है VCC की, ये बल्ब भी लगा हुआ है, मगर ये यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से कलेक्टर और एमीटर के दरमियान हाई रेजिस्टेंस होती है। देखो ये भी डिप्लीशन रीजन बनी होती है, ये भी डिप्लीशन रीजन बनी होती है, दोनों मिलकर रोक रही होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है, करंट फ्लो ही नहीं करने देती। तो इस तरह से फिर ये एज ऑफ स्विच जो है वो एक्ट करेगा। अच्छा, फिर एज ऑन स्विच कब एक्ट करेगा? व्हेन द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, देन देयर इज इंक्रीज इन द बेस करंट यानी IB, which cause increase in the collector current IC, and at maximum value of IC the transistor behave as on switch। ठीक है, अब मेरी बात अब ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, अब असल बात समझने वाली है। देखो अब आपने क्या कर दिया जी, आपने ये जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है इनको 0.7 वोल्ट ये से अब आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर जो पहले डिप्लीशन रीजन थी वो डिप्लीशन रीजन अब बाकी नहीं रहेगी, ऐसे खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तो अब ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तादाद में यहां से इसमें इधर से एमीटर से निकलकर बेस में इंजेक्ट होंगे। ठीक है, तो बड़ी तादाद बेस में इंजेक्ट होगी, इसमें से कुछ जो है वो होल के साथ रिकंबाइन होकर बेस करंट बना देंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो वो सीधा कलेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन 99% इलेक्ट्रॉन कह लीजिए कि यहाँ से सीधा एमीटर के अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैवी बैटरी लगाई हुई है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जुड़ा है कलेक्टर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ऊपर आ जाते हैं। और दूसरा बेस बहुत थिन होती है और लाइटली डोप होती है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर मौजूद होल से रिकंबाइन होकर थोड़ा सा बेस करंट बनाते हैं, बाकी मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो है वो बन जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऊपर इंजेक्ट हो जाते हैं। तो यही बात बताई जा रही है, जब आपके पास इसकी फॉरवर्ड बायसिंग होती है बेस टू एमीटर जंक्शन की, तो ये डिप्लीशन रीजन टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इंजेक्ट होते हैं बेस में, बड़ी तादाद के अंदर वो कलेक्टर में चले जाते हैं, तो कलेक्टर करंट भी आ जाता है। तो इस सूरत में आपके पास बेस करंट की भी कुछ वैल्यू मिल जाती है, बेस करंट इंक्रीज करता है। तो बेस करंट की इंक्रीज करने के साथ साथ कलेक्टर की तो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि इस एमीटर ने जो इंजेक्ट किया उसमें से कुछ बेस में जाएंगे और मैक्सिमम कलेक्टर में जाएंगे, तो IB बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों में इंक्रीज आएगा। अच्छा, फिर क्या होता है जी,
फिर ये नहीं कि आप इसकी जो है वो थोड़ा सा करंट अगर आपने इसमें फ्लो करा दिया तो हमारे पास सैचुरेशन रीजन में चला गया। आप धीरे धीरे इसकी बायसिंग को इंक्रीज करते जाओ, करंट बढ़ाते जाओ, जब तक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचता ये सैचुरेशन रीजन में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचता इस सैचुरेशन रीजन में नहीं आता। ये देखो मैंने ग्राफिकली भी शो किया भाई, यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो बायसिंग वोल्टेज है ये, और ये है हमारे पास ये VCE यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VCE के अक्रॉस। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है जी, जैसे जैसे आप 0.7 वोल्ट से इसको बढ़ाते जाए 0.1 0.2 0.3 0.7 वोल्ट तक, जब तक ये 0.7 वोल्ट पर नहीं आता तो इधर की डिप्लीशन रीजन ब्रेक नहीं होती। ठीक है, डिप्लीशन रीजन ब्रेक नहीं होती तो फिर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, देखो इस सर्किट में देखो, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो IC की वैल्यू जीरो होगी। IC की वैल्यू जीरो होगी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा, सारे का सारा पोटेंशियल जो है इसके अक्रॉस होता है VCE। तो VCE की इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, VCC के बराबर। फिर जैसे ही ये 0.7 वोल्ट से आप होता है तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाती है, और ये हमारे पास जो जंक्शन है वो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रेक हो जाती है, चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो करंट बढ़ता जा रहा है, तो इसमें से करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जैसे जैसे एमिटर टू बेस जंक्शन वाले जो वोल्टेज है वो बढ़ाते जाओगे, करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, I भी बढ़ेगा IC बढ़ेगा, I भी और बढ़ेगा IC और बढ़ेगा। एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिस लिमिट के ऊपर आके हमारा जो IC करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा। उसके बाद अगर आप मजीद VBE की वैल्यू को बढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो करंट है IC वो अब चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो अब सैचुरेशन रीजन में जा चुका है। बात समझ गए हो? तो जब ये सैचुरेशन रीजन में चला जाता है तो फिर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज अ ऑन स्विच वर्क करता है। ठीक है, उसके लिए फिर ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं IB की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, IB की वैल्यू बढ़ने से IC की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, IC की वैल्यू बढ़ेगी तो जब IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा, यानी ये फॉरवर्ड बायसिंग आप मजीद बढ़ाते जा रहे हो बेस टू मीटर, अब अगर मजीद बायसिंग बढ़ा भी दो बेस टू मीटर तो उसके कलेक्टर करंट के अंदर कोई इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि इस वक्त जो ट्रांजिस्टर है वो एज अ सैचुरेटेड इन सैचुरेशन रीजन में आ गया। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो फुली ऑन हो गया। ठीक है, और इस वक्त जब वो फुली ऑन हो जाता है तो ये जो कलेक्टर टू एमिटर जो हमारे पास ये है ये रीजन, इसके अंदर बहुत लो रेजिस्टेंस हो जाती है, जो कि पहले बहुत हाई थी, बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो जाती है, वो तकरीबन उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो जस्ट 0.1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत लो रेजिस्टेंस होती है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप फिर बहुत कम आता है, वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.1 वोल्ट तक रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज अ ऑन स्विच वर्क करेगा। अब बच्चों आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो कि पेपर में ऑब्जेक्टिव की सूरत में या शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सूरत में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास ये साइड है, ये साइड ठीक है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है जिसको हमने बोला है ये हमारे पास बैटरी है VCC, इसको नाम देंगे VCC। ठीक है, अच्छा अब एक रजिस्टर इस लूप के अंदर ये है और एक रजिस्टेंस इसकी है। ठीक है, तो बैटरी जितने वोल्टेज देगी ना वो ये दोनों रजिस्टर मिलकर कंज्यूम करेंगे, यानी इधर जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और इधर जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल VCC के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे भाई हमारे पास जो VCC है ना वो इक्वल टू VCE प्लस ICRC है, जिसको मैंने थोड़ी तरतीब चेंज करके लिखा है कि VCE यानी कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो हमारे पास कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज किसके इक्वल है जी, VCC माइनस ICRC। फिर से बता देता हूँ कि जितना हमारे पास ये इसके वोल्टेज हैं उतना ही इस सर्किट के अंदर ड्रॉप भी आएगा, जितना इसका ये है ना हमारे पास VCC की वोल्टेज उतना ही इस सर्किट में ड्रॉप भी आएगा वोल्टेज का। एक ये रजिस्टर है और एक हमारे पास ये कलेक्टर टू एमिटर वाला रजिस्टर है, कुछ ड्रॉप यहाँ पर आएगा कुछ ड्रॉप यहाँ पर आएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप आप ऐड करेंगे तो वो VCC के इक्वल होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई जो VCC है VCC इज इक्वल्स टू ICRC और प्लस जो इसके यहाँ पे आएगा V कलेक्टेड टू एमिटर, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा VCE। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिखा हमने तो VCE किसके इक्वल होगा, VCC माइनस ICRC मैंने यहाँ पर लिखा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो हमें मिल रहे होते हैं ना वो VCC माइनस ICRC मिलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप जो VBE या इनपुट वोल्टेज आप हाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा, बेस करंट हाई होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बेस करंट हाई होगा, जब बेस करंट हाई होगा तो उससे IC करंट यानी कलेक्टर करंट हाई होगा। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर करंट जो है वो बीटा टाइम बेस करंट होता है। अगर बेस करंट बढ़ेगा तो ये कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट जब इस रजिस्टर से गुजर के जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ज़्यादा करंट गुजरेगा तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और यहाँ पर इस दो टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो VCE जो है ना वो हमारे पास लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि VBE की वैल्यू जो है वो लो है, यानी लो बायसिंग वोल्टेज है, बहुत हाई नहीं है, तो उससे फिर बेस करंट भी हमारे पास लो होगा। अगर बेस करंट लो होगा तो फिर कलेक्टर करंट भी हमारे पास लो होगा, कलेक्टर करंट लो होगा तो उससे फिर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कम आएगा। ठीक है, अब बैटरी के जितने भी वोल्टेज है ना उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, जो बचता है वो सारे का सारा VCE के अलॉन्ग आता है।
तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लो बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किए थे तो थोड़ा बेस करंट था, थोड़े बेस करंट से थोड़ा कलेक्टर करंट बना, और थोड़े कलेक्टर करंट की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आया ICRC, क्योंकि V = IR होता है ना, ICRC वो पोटेंशियल ड्रॉप बनता है, वो थोड़ा आएगा, तो बाकी जो बचेगा वो सारे का सारा फिर VCE को मिलेगा। तो इस तरह से VCE की वैल्यू हमारे पास हाई होगी। ठीक है, तो अगर आप इनपुट वोल्टेज को हाई रखते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज हमारे VCE वो लो हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है पॉइंट। ठीक है, और अगर आप ये जो VBE यानी लो वोल्टेज रखते हैं तो फिर आपको जो VCE है उसकी हाई वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। ये देखें, अब ये हमारा VBE मान लीजिए ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, और ये वर्टिकली हमारा आउटपुट वोल्टेज जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही आप धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हो 0.7 से पहले जब तक 0.7 पर है वो, तो 0.7 से पहले हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक नहीं होती, तो चार्जेस यहां से ऊपर बेस में इंजेक्ट नहीं होते, करंट IB 0 होता है। IB 0 हुआ तो IC 0 हुआ तो यहां पर कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, तो VCC का सारा पोटेंशियल इसके क्रॉस मिलता है। इसलिए हमने लिखा कि इस वक्त जो पोटेंशियल होगा VCE के ऊपर वो VCC के बराबर है। ये पूरा VCC का पोटेंशियल सिर्फ इसको मिल रहा है, क्योंकि यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप आ ही नहीं रहा। ठीक है, फिर जैसे 0.7 तक पहुंचते हैं आप, यहां तक तो VCC तक रहेगा, VCE तक। उसके बाद जैसे ही आप इसके वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आप करंट बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे ही इसमें से करंट बढ़ता रहेगा, देखें आप ये बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता रहेगा, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता रहेगा तो जो बचे कुछ वोल्टेज इसको मिलेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। जैसे मान लो 10 रुपए जो है हमारे ये वाली बैटरी दे रही है, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर खाने हैं। अब अगर ये 2 रुपए खाएगा तो इसको 8, इसके लिए 8 बच जाएंगे। अगर ये 3 खाएगा इसके लिए 7 बच जाएंगे। अगर ये हमारे पास 5 खाएगा इसके लिए 5 बच जाएंगे। अगर ये 6 खाएगा इसके लिए 4 बच जाएंगे। ऐसा ही है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे इसमें से आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो तो करंट बढ़ता रहता है, तो यहां पर RC के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर VCE के वोल्टेज ऐसे ऐसे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 0.7 वोल्ट से आगे जाते हैं, अब हमारे पास करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है वो ऐसे ऐसे उसमें ड्रॉप आता जा रहा है, एक खास लिमिट तक ड्रॉप आएगा। उसके बाद फिर हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेटेड रीजन में चला जाता है। उसके बाद मजीद अगर आप VCE बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी VBE यानी इनपुट वोल्टेज अगर मजीद आप बढ़ाते हैं तो फिर क्योंकि करंट में मजीद इजाफा नहीं होता तो फिर मजीद पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर नहीं आएगा। हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेटेड रीजन में चला जा चुका है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ना ये फिर से स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। क्यों, फिर से बता दूं कि इस पॉइंट पर आने के बाद अगर आप मजीद इनपुट वोल्टेज VBE को बढ़ाते हो तो अब मजीद करंट में, कलेक्टर करंट में इजाफा नहीं होगा। अगर मजीद कलेक्टर करंट में इजाफा नहीं होगा तो यहां पर मजीद पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ सकता, तो फिर जो बच जाएगा वो इसके क्रॉस मिलता है और वो सेम वैल्यू मिलती रहती है। यहां पर ही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये हमारा सैचुरेटेड रीजन में आ गया। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ रीजन है इसमें हमारा ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ स्विच वर्क करता है, और जो सैचुरेटेड रीजन है इसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर वो फुली ऑन हो जाता है। ठीक है, और ये जो सेंटर का रीजन है ये वाला, ये हमारा एक्टिव रीजन है, और इसके अंदर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफिकेशन करता है, वो एज अ स्विचिंग पर्पस हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है बच्चों, ओके, तो क्या सीखा आपने बच्चों, आपने ये करना है कि जब आपने ट्रांजिस्टर को एज अ ऑफ स्विच यूज करना है तो आप उसको किस रीजन में लाएंगे, कट ऑफ रीजन में। और कट ऑफ रीजन में वो कब आएगा, जब आप बेस टू एमिटर जंक्शन को जो है वो या तो ओपन कर दो, ठीक है, या उसको रिवर्स बायस कर दो, या उसको 0.7 वोल्ट से लेस कर दो, ताकि डिप्लीशन रीजन यहां पर बनी रहे और कोई खास करंट यहां से ऊपर जा ना सके, एमिटर जो है वो इस बेस में इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं करता। IB की वैल्यू 0 होती है, IB की वैल्यू 0 होने से IC 0 होता है, IC 0 होगा तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर एज अ ऑफ स्विच बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरह जब आपने उसको एज ऑन स्विच बिहेव करना है फुली ऑन, तो फिर क्या करते हैं जी, आप ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा जो बेस टू एमिटर वोल्टेज को फॉरवर्ड बाइस करते हैं और उसकी इतनी वैल्यू करते हैं कि उस वैल्यू के ऊपर, उस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के ऊपर आपको मैक्सिमम जो है वो कलेक्टर करंट मिले। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज आप करें भी बेस टू एमिटर वोल्टेज तो उससे ज्यादा करंट, कलेक्टर करंट में इजाफा मजीद ना हो, यानी अब जितना करंट बढ़ना था बढ़ चुका है, अब मजीद बेस टू एमिटर वोल्टेज बढ़ा भी लो करंट नहीं बढ़ने वाला, करंट सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो अब जो है इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर आ चुका है सैचुरेशन रीजन में, अब ये ट्रांजिस्टर जो है वो फुली ऑन स्विच के तौर पे काम करेगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।